हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों को जो लास्ट वीक सिर्फ एक टारगेट दिया गया और उसके बाद आप लोगों को जो टाइमिंग दी गई 3 दिन की, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। और अगर यूटिलाइज नहीं किया है तो तैयार रहिए, आपके साथ बहुत तगड़े तगड़े धुरंधर आने वाले हैं। जो लड़के इस टाइम पे ग्रुप डी में 80 मार्क्स लाने के बाद फेल हुए हैं, इनके सीने में एक आग लगी हुई है। और ना सिर्फ इनके, बल्कि जिनका पिछली बार सिर्फ साइको के किसी एक बैटरी में या एक टेस्ट में फेल हो जाने की वजह से नहीं हो पाया, उनके सीनों में अभी तक आग लगी पड़ी है। जिन लड़कों के ग्रुप डी में सिलेक्शंस हो रहे हैं, वो सारी की सारी वर्कफोर्स, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो अगर वो एलिजिबल हैं तो वो आपके साथ एएलपी जेईई में लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। इस चीज को आप मान के चलिए। आज भी आप लोग देख रहे होंगे, पता नहीं कितने ग्रुप डी के स्टूडेंट्स एनटीपीसी के बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं, उन लोगों ने सिलेक्शन भी लिए हैं। तो आप ये मत समझिए कि इनका तो ग्रुप डी में हो गया तो ये आगे आपके साथ। जितना लड़का ग्रुप डी में सेलेक्ट हो रहा है या नहीं भी हुआ है, वो सारा का सारा बच्चा जी जान से लगा पड़ा है। जिसका सिलेक्शन हो गया है वो अपने आप को एक स्टेटस ऊपर लाना चाह रहा है, अपना स्टेटस ऊपर लाना चाह रहा है कि मैं ग्रुप डी से निकल के ग्रुप सी में आ जाऊं, 1800 ग्रेड पे से निकल के 1900 में आ जाऊं, 2800 में आ जाऊं, जिस तरीके से भी, मतलब वो अपने आप को ऊपर लाना चाह रहा है बस। और जिन लड़कों को फेल हो गए, उनके मन में एक ही आग लगी हुई है कि मेरे फ्रेंड का हो गया, मेरे पड़ोसी का हो गया, मेरा नहीं हुआ। जब ये सारे के सारे लड़के आपके साथ कूदेंगे तो आपको क्या लगता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। आप समझिए, ये 2 साल 4 साल से क्रीम तैयार हो रही थी, इसलिए इसने सिलेक्शन लिया। अब ये क्रीम दोबारा कूदने वाली है। तो अगर आप अपने दिनों को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो आप लोगों को टाइम दिया जाता है उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आगे बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट होंगी। खेल खेल में सिलेक्शन होने वाले दिन गए, अब ऐसे सिलेक्शंस नहीं होंगे। वैकेंसीज कितनी, चलो मान लेते हैं 64,000 वैकेंसी आएगी, जिसमें से कम मैं बता देता हूं आपको कि 30,000 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए रिजर्व हो जाएगी। बाकी वैकेंसी बचती हैं 27 या 25,000 वैकेंसीज। वो वैकेंसीज पे आप लोग एलिजिबल हो गए, तो आपको क्या लगता है कि आप ही एक धुरंधर बैठे हो जो टाइम बर्बाद कर रहे हो दिन रात। अगर आप टाइम बर्बाद करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि नौकरी हाथ से निकलना तय है, हाथ नहीं लगने वाली है नौकरी। आप लोगों को कड़वा लग सकता है कि भैया ये रोज बकवास आप करते रहते हो। हाँ ठीक है, ये बकवास है, आप देख लीजिए, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। ये 80 मार्क्स लाके अगर ये फेल हो गया पैट, इसमें लिखा है इलाहाबाद जोन से ओबीसी में 80 नंबर थे, पैट फेल हो गया, आपको क्या लगता है ये धुरंधर नहीं है? ये अपने आप में ऐसा लड़का है कि मैं लिख के दे सकता हूं। आज एएलपी के CBT 1 में पास कर, CBT 1 भी क्वालिफाइड है ये बच्चा, CBT 2 भी क्वालिफाइड है ये बच्चा। और हम अपनी ऐसी टेक्निक बताएंगे आप लोगों को जिसमें आप लोगों को ट्रेड पढ़नी ही नहीं है। ये बच्चे को मैं लिख के दे सकता हूं, साइको तक पहुंच गया ये बच्चा मुझे दो तुम, मैं इसे साइको तक पहुंचाने की गारंटी लेता हूं। ये बच्चा साइको में पहुंच गया और साइको में आने के बाद इसे साइको की तैयारी करनी है 1 से 1.5 हफ्ता, और इसके बाद ये सिलेक्शन ले लेगा। ये लड़का सिलेक्शन लिया हुआ है ये पक्का। अब आपको लग रहा होगा कि भैया आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे कह सकते हैं? अरे हमें पता है ना क्या चीजें होने वाली हैं। अब बस ठीक है, अगर आप यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया यूटिलाइज कैसे करें? फिर देखो, यूटिलाइज करने का मतलब इतना होता है, जैसे मान लीजिए आपको कल 3 दिन मिला, इसीलिए तो आपको टाइम दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि टारगेट 3 दिन के होते हैं? 1 दिन का टारगेट है बेटा। वो आपको इसलिए दिया जाता है टाइम कि अगर किसी स्टूडेंट का मन है कि वो उस बुक से प्रीवियस ईयर करना चाहता है, उस टीचर से ये चैप्टर क्लियर करना चाहता है, इससे भी करना चाहता है, तो वो 2 टीचर्स से मिलकर उस चैप्टर को कवर कर ले। उसके पास 3 दिन है आधा चैप्टर कवर करने को, पूरा हफ्ता है एक चैप्टर कवर करने को। तो अगर वो 2 जगह से भी चैप्टर कवर करना चाहेगा तो 1 हफ्ते में कर लेगा, इसलिए टाइम दिया जाता है। लेकिन कुछ लड़कों को लगता है 3 दिन है भैया का, इतना सा टारगेट है तो कर ही लेंगे। आप अगर इस सोच के साथ चलेंगे, और ये 3 दिन पता क्यों दिए जा रहे हैं? ये इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि जो आपने पुराने टेस्ट जिनमें आप 100% स्कोर नहीं कर पाए, आप उन्हें बार बार टेस्टों को लगाएं। आपसे जो पिछले हफ्ते चीजें आपने की हैं, उन चीजों को आप रिवाइज भी कर लें। इसलिए आपको टाइम दिया जाता है, और टाइम स्टूडेंट को दिया ही जाना चाहिए खुद सेल्फ स्टडी के लिए। और सेल्फ स्टडी ही एकमात्र ऐसा तरीका है, गाइडेंस प्लस सेल्फ स्टडी, ये दोनों चीजें ऐसी हैं आप लोगों को 100% सिलेक्शन दिलाने की काबिलियत रखती हैं। अगर आपने सही गाइडेंस, और सही गाइडेंस का मतलब है कि आपको कंटेंट सब मिलेगा ही। गाइडेंस वाला बंदा आपको एक तरह से गाइड नहीं करेगा, आपको सारी चीजें बता रहा होगा कि भाई यहां से ये चीज करनी है, यहां से ये करनी है। जो काम हम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, आपको सारी चीजें दे रहे हैं, करना आपको है।
अगर आप मजे में आ रहे हो तो आप मजे लीजिए खूब, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इतना मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा सीरियसली कवर करेगा तो जितनी चीजें आपको कराई जा रही हैं उससे बाहर चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। आज ही अब तक के जितने टारगेट्स है ना, उन टारगेट्स के कंटेंट को और पेपर को मैच करा लो। जितना आपने कंटेंट कर लिया है उसी में से कम 20% पेपर आ रहा होगा। 20 से 30% पेपर अभी के सिर्फ 17-18 टारगेट से फंस रहा होगा तुम्हारा पेपर। जाके चेक कर लो। अगर विश्वास ना हो तो चेक करो, ग्रुप डी का पेपर उठा लो, एमटीएस का पेपर उठा लो, एएलपी का पेपर उठा लो, जेई का पेपर उठा लो, जो पेपर मन करता है वो पेपर उठा लो और अपना कंटेंट से मैच करा लो। आप अपनी कुछ मत देखो, जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं या जो आपकी नोटबुक बन रही है उससे मैच करा लो। आपको क्वेश्चंस ना मिले तो आप आके कहना। अब देखिए यहां पे ये मैंने इसलिए बोला आप लोगों से कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बर्बाद कर रहे हैं समय को, इसलिए आप लोगों को थोड़ा पता लगेगा कि किस तरीके से चीजें करनी है। चलिए यहां देखिए, आप लोगों को जो टारगेट्स दिए गए हैं, आज आप लोगों को जो टारगेट दिए हैं वो हैं यहां पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए, एक तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि ये वाली जो बुक है ये आपके पास होनी ही चाहिए। अभी नए साल पे आ गई है बुक, तो आप ये वाली बुक जरूर से जरूर ले लीजिए। अब इंटरनेशनल जो प्रमुख हैं, अब इसमें जो देखो 3 तरीके से कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। या तो वो प्रमुख या कोई भी चीज अभी हाल ही में चर्चा में हो, जैसे WHO है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है कोविड के टाइम से ही, तो वो चीज आपसे पूछी ही जाएगी, भले ही वो 4 साल पुराना उस पे उसका हेड नियुक्त हुआ हो, 4 साल पुराना भी रहा हो तब भी वो पूछा जाएगा आपसे। तो एक तो ये चीज हो गई, जो चीज चर्चा में है वो आपसे पूछी जाएगी। जो चीज चेंज हुई होगी, मतलब कोई चीज किसी का हेड जो है मान लो चेंज हो गया, तब भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट कहीं हो रहा है नया, तो वो आपके लिए लगभग इंपॉर्टेंट है। भारत के आसपास के देशों और जो फेमस देश हैं उनमें अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, जो बड़ी एक्टिविटी है, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, इनके जो प्रमुख हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर WHO हो गया, ठीक है, UN की चीजें हो गई, ठीक है, WTO हो गया, ये भी बहुत चर्चा में आ रहा है इस टाइम पे, नाटो है और भी बहुत सारे हैं। तो इनके जो प्रमुख हैं, जिन पे मैंने मार्क किया हुआ है, जो मैं आपको PDF दूंगा, कम से कम उसको जरूर कर लेना। उसके बाद आपका मन है, आप करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो। नेक्स्ट है चर्चित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। देखो जो महिलाएं होती हैं ना, ये वैसे मैं टॉपिक पहले भी दे चुका हूं, ये अब रिवीजन पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन इसलिए कराया जा रहा है कि आप पीछे की चीज़ों को एक बार दोहरा सके, लिखने की जरूरत नहीं होगी। जो मैंने मार्क किया कम से कम उसे जरूर याद करें। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई काम 2021 में, 22 में, 23 में अगर पहली बार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार का तो प्यार भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो आप लोगों के लिए टॉपिक है। इसलिए इतना आप लोगों को याद रखना है कि जो चीज़ भी पहली बार होगी, जिस साल में आप पेपर देने हो उस साल और उससे पीछे वाले साल, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। चाहे वो पहली बार आप लोगों के यहाँ वाटर पार्क बना हो, चाहे पहली बार कुछ भी हुआ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उससे सब कुछ ही याद करना होता है। दूसरा, महिलाओं की अगर किसी बड़े पद पर नियुक्ति हुई है तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंटरनेशनल और नेशनल वुमेन, ये दोबारा से आप लोगों को इसलिए दी जा रही है, ये आप लोगों को रट जाएं, क्योंकि नियुक्तियां बहुत कम ही होती हैं। और जितनी नियुक्तियां होती हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊं, जब से हम पढ़ रहे हैं ना, तब से यही नियुक्तियां चल रही हैं, यही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं लगातार। वही वुमेन लगातार फेमस हैं। तो उन चीज़ों को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आगे के कितने भी एग्जाम होंगे उन्हें आप कर पाएंगे। केंद्रीय योजनाएं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये लगभग आज फाइनल पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। 1 नंबर का आएगा आपका यहाँ से क्वेश्चंस। तो इसमें आप लोगों को मैंने बताया, जो लेटेस्ट वाली होगी वो तो पूछी ही जा सकती है, उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है। लेकिन जो पुरानी हो चुकी हैं उनका आप लोगों से सिर्फ ईयर पूछा जाएगा कि कब ये लागू हुई थी, ठीक है। दूसरा, आप लोगों से कई बार ऐसा होता है कि उस योजना को बढ़ाया गया होगा, या मान लीजिए उस योजना का सेकेंड वर्जन 2.0 आया होगा, तब भी आप लोगों से वो चीज़ पूछी जा सकती है कि पहला वाला कब आया था, सेकंड वाला कब हुआ है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसका जो फाइनल पार्ट है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य, जो TCS का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है इस टाइम पे। TCS ने ये लगा लीजिए आप, कल्चर से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर करेंगे। इसका भी आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जरूर से जरूर आप कर लें, क्योंकि एक नृत्य SSC GD हो, ग्रुप डी हो, ALP हो, JEE हो, सब में पूछेगा ही, ठीक है। अभी का जो ट्रेंड है वो तो यही है। और एक चीज़ और याद रखिए,
कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जो पहले हुआ था वही होगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। एग्जाम के ट्रेंड को समझा करो। इसीलिए जब एग्जाम अपने लेवल का, जैसे मान लीजिए टीसीएस ने एग्जाम कराया एसएससी एमटीएस का, तो आप लोगों को वो एग्जाम भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि होता ऐसा ही है, जो कंपनी पेपर करा रही होती है और जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों की संख्या में लोग हैं कि भैया तुम रेलवे का बना लो, लगभग वही चुनिंदा लोग होते हैं और वही सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो उनके दिमाग में एक टाइम पे एक ही चीज़ घूम रही होती है। अगर उन्होंने एसएससी जीडी का पेपर बनाया, बस उन्हें स्टेटस पता चले कि 10th लेवल का पेपर है, हाँ ठीक है, जीके रखनी है, हाँ ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें ग्रुप डी में आई थी वही चीज़ें एमटीएस में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वो एमटीएस कह रहा हूँ, जीडी में देखने को मिल रही है। आप जाके देख लो, जीडी का पेपर उठा लो और ग्रुप डी का पेपर उठा लो, मैक्सिमम चीजें सेम देखने को मिलेंगी आपको। जीके वाले पोर्शन में जाके देख लो। यहाँ बस साइंस का थोड़ा सा रोला है, तो रेलवे में साइंस हमेशा से रहती है, तो वो अभी भी रहेगी। आगे अगर बात करूँ तो आप लोगों का है परमाणु एवं अणु। ये आप लोगों का जो चैप्टर है, इसका मैंने आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया था। ये 3rd चैप्टर है, क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3rd। इसे आप कंप्लीट करेंगे और इसके एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं वो तो करने ही करने हैं, एग्जाम्पलर भी करने हैं। जो एग्जाम्पलर हैं वो भी आप लोगों को करने हैं, प्लस इसके अलावा आप लोगों को इसके पीवाईक्यू भी करने हैं। पीवाईक्यू करने के लिए किस बुक का सहारा ले सकते हैं? तो कोई भी बुक हो आपके पास, किरण की बुक हो, खान सर की बुक हो, एसके झा सर की बुक हो, जो बुक हो उस बुक से आप सहारा ले सकते हैं। इस टाइम पे एसके झा सर की लेटेस्ट वाली बुक भी आई हुई है, आप बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं। मतलब अच्छी बुक है, तो आप लोगों के लिए सस्ती भी है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ोगे नहीं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर कोई सोचता कि मैं एसके झा सर की बुक पढ़ के काम चला लूंगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, तो ये सरासर गलतफहमी है आप लोगों की। ऐसा हो नहीं सकता है। एनसीईआरटी पढ़नी कंपलसरी है। वैसे उन्होंने इस बार बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से उठा के एज इट इज डाली हैं, तो आप लोगों को उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पेज नंबर 2, केमिस्ट्री। ये आप लोग करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने 4 पेज फिजिक्स के किए, तो वो 1 लाइनर है और इसे कंप्लीट करने का मैं तरीका आप लोगों को बता चुका हूं। यहां से 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है कि एक बार बस ऊपर से नीचे तक रीडिंग मारनी है। जो आंसर्स आप दे पा रहे हैं उन्हें नोट नहीं करना है। जिनके आंसर्स आपको नहीं पता है, जो आपको लग रहा है कि ये न्यू क्वेश्चन है, उन चीज़ों को आपको नोट करना है और इन चीज़ों को एक बार में रटने की कोशिश नहीं करनी है। बार बार पढ़ना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को बार बार वो चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो एसिटिक एसिड है वो किससे पाया जाता है, ये वाला एसिड है किससे पाया जाता है। तो ये नेचुरल रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं एसिड, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक मैंने डाला है स्केलेटन सिस्टम। ये जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र, ये बायो का टॉपिक है और मैं आप लोगों से पहले से भी कहता रहता हूं कि अगर कुछ भी ना कर सको तो इतना कर लो कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जरूर से जरूर जान लो, वहीं से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, श्वसन तंत्र हो गया। इसके अलावा ये कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र में क्या है कि आपका जितने भी, जहाँ पे जौन सी हड्डी है कि बड़ी हड्डी कहाँ है, छोटी हड्डी कहाँ है, सबसे लंबी हड्डी कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं कंकाल तंत्र के अंदर। और खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, कंकाल तंत्र को पढ़ लेंगे। इसका लेक्चर आप लोगों को मिलेगा, घबराने की जरूरत है नहीं। जो लोग भी ज्वाइन है कोर्स के अंदर, उन लोगों को पता होगा कि उनके टेलीग्राम ग्रुप में सारे के सारे लेक्चर्स सजेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैथ्स का। मैथ्स के अंदर आप लोगों को जो एवरेज चैप्टर है, ये मैंने आप लोगों से कहा था कि पिछली बार सिर्फ बेसिक्स करना था। ये काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब इसके आप लोग पीवाईक्यू करेंगे, हो सकता है हम लोग भी प्रोवाइड करा दें। अदरवाइज आपके पास जो भी बुक है, चाहे यूथ की बुक हो, कोई भी बुक हो, आप वहाँ से इसके पीवाईक्यू करिए बस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये चैप्टर है, इसका सिर्फ बेसिक्स करना है। लेक्चर मैं दूंगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने ग्रुप को ज्वाइन करिए, लेक्चर की आप टेंशन मत लीजिए, वहां से लेक्चर मिलेगा। और जितने लेक्चर आपको दिया जाता है, अगर आप उतना भी कर लेंगे तो आप लोगों का रेलवे में तो कोई रोकने वाला नहीं है कि आपको रेलवे में रोक ले। आप 5000 प्लस सिलेक्शंस स्टूडेंट ने लिए हैं, वो स्मार्ट अप्रोचेज के ही चलते लिए हैं, अदरवाइज तो वो यूट्यूब पे भटकते ही रहते। लास्ट टाइम में जो उन्हें बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, उसी का असर है जो इतने कम टाइम में उन लोगों ने सिलेक्शंस लेके दिखाए हैं।
नेक्स्ट है आप लोगों का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। ये देखिए मैंने आप लोगों से कहा था पिछली बार हाफ करना है क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इससे प्रीवियस ईयर भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो मैंने जो आप लोगों को पिछली बार क्वेश्चंस दिए थे सारे के सारे क्वेश्चन ही टारगेट में डलवा दिए थे, लेकिन आप लोगों से हुए नहीं होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप करके देखना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का बेनिफिट होने वाला है। ये आप लोग मान लीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप लोगों के चांसेस बनेंगे सिलेक्शन के। अब बच्चे कहते हैं कि भैया हमने तो वही पढ़ा था जो उसने पढ़ा था, फिर ऐसे डिफरेंस क्यों हो जाता है कि ये आपके दोस्त ने भी वही पढ़ा, आपने भी वही पढ़ा, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ। उसके पीछे एक ही कारण है, उसने जितनी प्रैक्टिस और रिवीजन करा वो आपने नहीं किया। प्रैक्टिस और रिवीजन ही एकमात्र तरीका है कि जितना आप पढ़ लो उससे ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस ना करके सिर्फ आगे की चीज़ें पढ़ते चले जा रहे हो, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपके मैथ्स में 10 चैप्टर हैं और आप सोचते हो मैं 10 के 10 चैप्टर कर लूँ, और एक बार में आप पढ़ते चले गए, और एक बच्चे ने सिर्फ 6 चैप्टर कंप्लीट किए लेकिन विद रिवीजन सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं, वो आपसे ज़्यादा स्कोर कर सकता है। ठीक है, और ये मैथ्स में तो चलो एक बार को एक्सेप्शन भी हो सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा काम करता है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन को आपको स्किप नहीं करना है। जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा उतना ज़्यादा आप रिवीजन करिए, तभी आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। ये है आज आप लोगों का टारगेट डे 18। इसके अलावा बस अभी कुछ टारगेट्स और देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को पुराने जो टारगेट्स हैं उन सब का रिवीजन करवाएंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मानना हमेशा से ये रहता है कि जितना पढ़ा है पहले उसको याद कर लो, अगर उतना भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है, इसलिए हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ते जाएंगे। मेरा मकसद देखो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आप लोगों को वो चीज़ें याद भी हो जाएं, ये आपके दिमाग में घुसाने वाली चीज़ें भी हमें ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, कुछ बच्चे रेस्पॉन्सिबल हैं कुछ नहीं है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा, जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हर तरीके की टेस्ट सीरीज उसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है और बहुत अच्छे से आप लोगों को हर चैप्टर वाइज आप लोगों को टेस्ट सीरीज उसके अंदर मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।